तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एक और एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ के बारे में। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने एक लॉन्ग वायर लिया था, उस लॉन्ग वायर पे करंट आई था और उसके पास एक पी पॉइंट था, उस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी एम्पियर के लॉ की मदद से। आज हम ले रहे हैं एक सिलेंडर यानी कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर, उसके अंदर हम आई करंट दौड़ाएंगे और उसकी वजह से आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसकी वैल्यू हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं यानी कि कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए इसके बाद जो दो एप्लीकेशंस आने वाली है, एक है सोलेनॉइड और एक है टॉरॉइड, उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे वीडियो एंड होगी उसमें आपको इसका बेसिक जो यूज है हमारे आसपास की जिंदगी के अंदर वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे करना यह है कि इसके अंदर एक आई करंट दौड़ाना है। अब मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आई करंट इसके अंदर मैं दौड़ा रहा हूं, तो चूंकि ये खुला हुआ है तो इसकी जो पूरी सरफेस है, अंदर बाहर की जो भी सरफेस है, उस पे जो करंट है वो कंटिन्यूटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात हम लोग जानते हैं, ये हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं। तो इस पे करंट जो है पूरी तरीके से फैल जाएगा, चार्जेस फैल जाएंगे और ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो तीन जगह पे क्रिएट होगी। पहला, इस सिलेंडर के बाहर, ठीक है, बाहर कोई पॉइंट पी हम लोग मान लेते हैं जिसका डिस्टेंस है स्मॉल ए। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एम्पियर्स के लॉ की मदद से। दूसरा, इस सिलेंडर के सरफेस पे, ठीक है, इसका जो सरफेस होगा उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उसको कैलकुलेट करना है। और तीसरा, इनसाइड द सिलेंडर यानी कि सिलेंडर के अंदर कोई पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर की। अब आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर पी पॉइंट माना हुआ है, इसमें करंट आई दौड़ रहा है और हम सब जानते हैं कि आई की वजह से एक मैग्नेटिक लूप बनेगा जो कि इस पी से होता हुआ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हर जगह जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि जो पी पॉइंट है ये ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस लूप का हर पॉइंट इस सिलेंडर से ए डिस्टेंस पे होगा। ये बात तो समझ में आती है ना कि एक बराबर लूप बना हुआ है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक ही होगी। तो ये तो मैग्नेटिक लूप हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा। अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, गॉसियन सरफेस की तरह एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा। तो एक एम्पीरियन लूप इसी के बराबर का हम लोग इसके ऊपर मान लेंगे। ये दोनों लूप एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के सिमेट्री में होंगे। ये बात तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहां पे एम्पियर के लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल में बी डी एल इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई। करेक्ट। अब हम लेफ्ट वाला उठाएंगे हमेशा की तरह, लेफ्ट वाला पार्ट जो है यहां पे क्लोज इंटीग्रल में बी डी एल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो b है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो कांस्टेंट को पहले हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? dl का होगा। dl की वैल्यू क्या निकल के आएगी? हमें पता है कि सारे dl को जोड़ देंगे, यहां पे p पॉइंट पे एक dl है, साथ से सारे के सारे dls को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एक पूरा सर्कमस्टेंस बनेगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई a। क्यों? क्योंकि ये a दूरी पर है इसलिए 2 पाई a। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? b 2 पाई a। ठीक है, अच्छा, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए इस पूरे सिलेंडर में से गुजरने वाला जो करंट है वो क्या होगा? आई होगा। ठीक है, तो इसे फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। बी डी एल की जगह हम लोग रखेंगे बी 2 पाई ए इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई। वैल्यू किसकी निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है। तो बी इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। मतलब ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, ये सिलेंडर के बाहर होगी। अगर आप पिछली वीडियो देख के आए होंगे तो वहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वायर के पास वो यही निकली थी। वहां पर भी हमने a मानी थी दूरी, इसलिए ये यही वैल्यू निकली थी। आप r मान सकते हो, स्मॉल r मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। अब बात कर लेते हैं सरफेस की कि सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पे वैल्यू a दे रखी है। ठीक है, मतलब जो सिलेंडर है उससे दूरी a है p पॉइंट की। सरफेस तक की दूरी क्या है? सेंटर से स्मॉल r है। तो सीधी सी बात है, इस a की जगह पे स्मॉल r लिख दो। तो यहां पे म्यू नॉट अपॉन आई 2 पाई r, मतलब सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये निकलेगी। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सीधी कॉमन सेंस वाली बात है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, यानी कि इनसाइड ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सिलेंडर के अंदर एक पॉइंट मानना पड़ेगा T, जो कि मैंने यहां मान लिया है।
ठीक है, और सेंटर से टी तक की जो डिस्टेंस है मैंने स्मॉल बी मान ली है, ठीक है। तो अब अगर हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहां पे मैग्नेटिक लूप मानेंगे, जो कि मैग्नेटिक लूप की वैल्यू ये होगी, ठीक है, जो कि टी से होके गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक एम्पीरियन लूप मानेंगे, कुछ इस तरीके से। दोनों लूप्स हैं, वही है, कुछ भी बदला नहीं है, सेम चीज है। दो लूप्स बन जाते हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के ऊपर है, करेक्ट। यहां पे एम्पियर का फॉर्मूला लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल में बी डी एल इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई। वापस लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेंगे, बी डी एल वाला पार्ट ले लीजिए। बी जो है वो कांस्टेंट रहेगी तो वो बाहर आ जाएगी। डीएल को हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, डीएल की वैल्यू क्या निकलेगी इस बार? 2 पाई बी निकलेगी, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात हो जाती है, लेकिन यहां पे राइट हैंड साइड वाले पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जरा ध्यान से समझना इस चीज को। पूरे के पूरे सिलेंडर से जो करंट गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है? आई गुजर रहा है। पूरे के पूरे सिलेंडर का एरिया क्या है? ऊपर से मतलब ऊपर का जो लूप है उसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब पर एरिया पाई आर स्क्वायर से जो करंट गुजर रहा है वो कितना है? आई गुजर रहा है। हमें क्या करना है कि ये जो छोटा लूप हमने अंदर माना है, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? भाई जरा सोच के देखो कि थोड़ा सा करंट तो इसके साइड में से निकल रहा है, थोड़ा इस साइड से निकल रहा है और थोड़ा बीच में से निकल रहा है, तो हमें तो सिर्फ यही वाला करंट, बीच वाला करंट नापना पड़ेगा ना। भाई एक्स्ट्रा करंट का हमें क्या लेना देना? भाई फिर से सोचो कि भाई पूरा करंट गुजर रहा है, लेकिन साइड वाले करंट का, इस साइड वाले का और उस साइड वाले का हमें क्या लेना देना? हमें सिर्फ इस लूप वाले करंट से लेना देना है। तो इस लूप में से कितना करंट गुजरेगा? भाई टोटल करंट ऑफ द लूप यानी कि आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द स्मॉल लूप यानी कि पाई बी स्क्वायर। फिर से टोटल जो एरिया है पाई आर स्क्वायर में से आई गुजर रहा है, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका छोटे वाले का एरिया पाई बी स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा तो ये आएगी करंट की वैल्यू, ठीक है। तो आई की वैल्यू ये आएगी। अब हम क्या करेंगे? इस बीडीएल वाले की वैल्यू और इस आई की वैल्यू रखेंगे मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। बीडीएल की जगह लिखेंगे 2 पाई बी, मतलब बी 2 पाई बी इज इक्वल्स टू में यहां पे म्यू नॉट और ये वैल्यू हम लोगों ने रख दी। यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बी की यानी कि कैपिटल बी की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये जो 2 पाई बी है इसको नीचे भेज देंगे। बी से बी स्क्वायर जो है वो कटेगा, ठीक है, एक बी कट जाएगा और टोटल वैल्यू निकल के आएगी ये। इसका मतलब इनसाइड ऑफ द कंडक्टर ये जो वैल्यू है वो निकल के आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब जरा ध्यान देना, यहां पे स्मॉल बी को छोड़ के जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं सब की सब कांस्टेंट है। जरा देखो गौर से, आपको पाए सब कुछ कांस्टेंट नजर आएगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को तो हटा दो। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, कैपिटल बी है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्मॉल बी के। मतलब ये हुआ कि आप बी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, मतलब सेंटर से बी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर आप पहुंच जाओगे सरफेस पे। सरफेस पे हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ये निकली है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप गौर से देख पाओ तो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसके आगे जब आप जाओगे, सरफेस के आगे जब आप जाओगे, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाएगी। फिर से ये जो सेंटर है, सेंटर से अगर आप दूर जाते हो, बी की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से आगे निकल जाओगे तो फिर घटती चली जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेंटर पे क्या होगी बी की वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे? अभी अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला है इनसाइड ऑफ द कंडक्टर ये है, ठीक है। सेंटर पे होगा तो यहां पे आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब रेडियस 0 हो जाएगी। बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो सेंटर है उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। उससे थोड़ा दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस के बाहर वापस घटना शुरू हो जाएगी। इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो, आपकी वायर। जैसे वायर ऐसी दिखती है, अगर आप वायर को जूम करोगे तो वो सिलेंडर ही है एक तरीके का। तो वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। आप उससे थोड़ा सा दूर हटोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू होती है, ठीक है। मतलब दूर होगे तो घटना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से एक डेली लाइफ एग्जांपल भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये हो जाती है सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, सरफेस ऑफ द सिलेंडर, इनसाइड ऑफ द सिलेंडर। आई होप
ये एप्लीकेशन आपको समझ में आई हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। बाकी मैं एडवाइस करूंगा कि आप दोबारा इस वीडियो को देखें और पिछली वाली को भी देखें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।